पाठ 8 बाथरूम की फिसलन। डॉक्टर संतोष कुमार जी तिवारी ने इसको लिखा है। ये एक व्यंग है, हास्यास्पद लेख है, इसको लिखा गया है। व्यंग विधा से परिचय। व्यंग मतलब जिसमें हंसी मजाक वाली कुछ बातें हो, इस तरह की एक विधा है। प्रत्यय का प्रयोग हम इसमें देखेंगे, विलोम शब्द सीखेंगे, पर्यायवाची शब्द भी हम इसके अंतर्गत सीखेंगे। आइए, आप यह न समझे कि मैं परसाई के वैष्णव की फिसलन की तर्ज पर बाथरूम की फिसलन लिख रहा हूं, कि आप यह न समझे कि मैं परसाई के वैष्णव की फिसलन की तर्ज पर बाथरूम की फिसलन लिख रहा हूं। दरअसल यह भुक्तभोगी का एक दर्द बयां है। दर्द मतलब किसी को लगी होगी, उसके लिए एक दर्द है, तो वो अपना दर्द बयां कर रहा है, बता रहा है। न जाने वह कौन सी घड़ी थी कि सवेरे ही बाथरूम की सीढ़ी पर फिसलकर अपने दाहिने पैर की हड्डी तोड़वा बैठा। कि सुबह न जाने वो कौन सी घड़ी थी कि मैं बाथरूम में फिसला और अपने दाहिने पैर की जो हड्डी थी उसको मैं तोड़वा बैठा, मतलब टूट गई। वैसे फिसला बाया पैर था, लेकिन चोट आई दाहिने पैर में। क्या कह रहे हैं यहाँ लेखक कि फिसला तो मेरा बाया पैर था, लेकिन चोट कौन से पैर में आई? दाहिने पैर में। इस दुनिया में ऐसा ही होता है कि अपराधी कोई और हो और सजा किसी और को मिले। देखो, यहाँ ये व्यंग है ना, इसलिए यहाँ पे लेखक ने इसको इस तरीके से अपनी बात को रखा है कि दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि अपराधी कोई और हो और सजा किसी और को मिले। मुझे बड़ा क्रोध आया, मतलब गुस्सा आया। लोगों ने पूछा, क्यों? बाथरूम में ज्यादा कहीं काई लग गई थी क्या? अब देखो, लोग कैसी कैसी बातें करते हैं जब कोई गिर जाता है तो, है ना। क्यों? बाथरूम में क्या ज्यादा काई लग गई थी क्या? मैंने कहा, मेरा बाथरूम इतना साफ है कि देख लोगे तो गर्मी की दोपहर में वहीं घंटों बैठे रहोगे। क्या कह रहे हैं लेखक कि मेरा बाथरूम तो इतना साफ है कि देखोगे तो गर्मी की दोपहरी में वहीं तुम घंटों तक बैठे रहोगे। एक दूसरे मित्र ने आकर दुख व्यक्त किया, यार अपने ही घर में हड्डी तुड़वा बैठे, बड़ा दुख हुआ। मैं समझ गया वे व्यंग कर रहे थे। मेरे एक मित्र आए मिलने, अरे यार क्या अपने ही घर में मतलब हड्डी तुड़वा ली? ऐसे तरीके से दोस्त तो आते हैं तो थोड़ी मजाक भी करते हैं, हास्य। तो वो बोल रहे कि क्या अपने ही घर में तुमने हड्डी तुड़वा ली? मैं समझ गया कि वो मजाक कर रहे, व्यंग मतलब मजाक। मैंने उन्हें समझाया, भाई मेरे किसी दूसरे के घर जाकर अथवा सड़क पर हड्डी तोड़वाने से बेहतर है कि घर में ही टूट जाए। वो भी क्या बोले कि कोई बात नहीं, मैं घर में ही हड्डी तोड़वा लूँ। ऐसा मेरे एक साहित्यिक मित्र आए, साहित्य मतलब जो कि लेख वगैरह लिखते हो, साहित्य इस तरह से मित्र आए और कहने लगे, अक्सर व्यंग्यकार और साहित्यकार बाथरूम में ही फिसलते हैं। क्या बोला कि अक्सर जो व्यंग्यकार और साहित्यकार होते हैं वो कहाँ फिसलते हैं? बाथरूम में ही फिसलते। परसाई कुछ साल पहले फिसल गए थे, जो परसाई जी वो भी कुछ साल पहले फिसल गए थे। और कुछ माह पहले डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी, वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा वो भी कुछ समय पहले फिसल गए थे। तुम अपने व्यंगों में दूसरों को गिराते हो। क्या कह रहे थे कि तुम अपने जो व्यंग लिखते हो उसमें दूसरों को गिराते हो, इसलिए खुदा तुम्हें बाथरूम में गिराता है। इसलिए भगवान तुम्हें कहाँ गिराता है? अपने बाथरूम में गिराता है। मैं उनकी बात सुनकर चुप रह गया, कि मैंने उनकी जो बात सुनी तो मैं चुप हो गया, क्योंकि समझ नहीं पा रहा था कि वे मेरी प्रशंसा में कह रहे हैं या निंदा। मैं बड़े आदमियों के साथ अपने नाम को जुड़ता देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ, कि बड़े आदमियों को का नाम मैं अपने नाम के आगे जुड़ता हुआ देख रहा था। तो मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और सोचा कि परसाई की तरह मैं भी अपनी टूटी टांग को साहित्य में केश करूंगा। साहित्य में मतलब जो लेख लिखूंगा उसमें केश करूंगा, यानी इस पर इतना लिखूंगा कि शोहरत और दौलत दोनों मिले, कि शोहरत भी मिले और दौलत भी मिले। शोहरत मतलब पैसे, धन और नाम, सब चीज मिले। क्योंकि मेरा व्यवसाय अध्यापन है, क्योंकि क्या कहते हो, मेरा व्यवसाय क्या है? अध्यापन है। इसलिए हमदर्द छात्र छात्राओं ने भी अपने को पीछे नहीं, एक छात्र ने आकर बड़े भोलेपन से पूछा, क्यों सर एक ही पैर में लगा है क्या? मैंने तुरंत फरमाया, गनीमत है फिलहाल तो एक ही में लगा है। मेरी पत्नी ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हारी क्या मंशा है, दोनों में लगना था क्या? कैसे बोल रही? उनकी पत्नी को गुस्सा आया तो बोले कि क्या तुम्हारी क्या मंशा, मतलब इच्छा थी कि क्या दोनों में लगना था? मेरे ठहाक के बीच बात आई गई हो गई। यो तो फिसलन वैसे भी अच्छी बात नहीं है। यह तो गनीमत की थी कि प्रौढ़ अवस्था में मेरा पैर फिसला, कि अच्छी में प्रौढ़ था तब मेरा पैर फिसला, वह भी बाथरूम में। नदी में पैर फिसल जाए तो संभव है आदमी लहरों के हवाले हो जाए, मतलब लहरें उसको
खींच के ले जाती। मैंने सोचा गनीमत है, यानी प्रभु ने मुझे खूब बचाया, कि मुझे भगवान ने बचा लिया। मेरे आस्तिक मित्र यही समझते रहे कि ईश्वर ने बड़ी घटना से आपको बचाया है, कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, उससे आपको बचा लिया है, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, वरना कुछ भी अनहोनी आपके साथ हो सकती थी। मैं उन कर्मपरायण व्यक्तियों से यही कहता हूँ कि मुझे खुदा ने रियायत कम दी, क्योंकि 4 दिन परेशानी देखकर वह मुझे 3 माह के प्लास्टर से बचा सकता था, है ना, कि बड़े से जो प्लास्टर होता है उससे भी बचा सकता था। इस तरह मैं अपनी टूटी हड्डी लेकर बहलाता रहा, कि मन बहलाता रहा। मैंने पोर्टेबल टीवी तो सुना था, लेकिन पोर्टेबल एक्सरे नहीं। कह रहा था कि मैंने पोर्टेबल टीवी तो सुना, लेकिन पोर्टेबल एक्सरे नहीं। हड्डी की टूटने से मेरे जनरल नॉलेज में भी इजाफा हुआ, कि हड्डी टूटी तो मेरे क्या हुआ, जनरल नॉलेज में क्या हुआ, इजाफा हुआ। मैंने अपने डॉक्टर मित्र को पोर्टेबल एक्सरे मशीन के साथ आते देखा। पोर्टेबल मतलब जो कि छोटे जो एक्सरे पहले होते थे, उस तरह के एक्सरे के साथ मैंने अपने डॉक्टर को भी आते हुए देखा। जमाते देखा, कुछ क्षणों के लिए मन ही मन अपने को वीआईपी समझा। मैंने अपने आप को क्या समझा, वीआईपी, कि मैं देखो कितना अच्छा हूँ कि मेरा अब एक्सरे होगा। इस तरह से मैंने अपने वीआईपी समझा। प्रभावशाली इष्ट मित्र के सहयोग से और डॉक्टर के सौजन्य से कच्चा और पक्का प्लास्टर घर पर ही हुआ। कच्चा और पक्का प्लास्टर दोनों घर पर ही उन्होंने चढ़ाया। दोनों बार मेरे मित्र और शिष्य इर्द गिर्द रहे। दोनों बार मेरे शिष्य जो है मेरे आसपास ही रहे। मैंने डॉक्टर से ज़्यादा 1 दर्जन मित्रों को देखा। मित्र ज़्यादा थे और डॉक्टर कम। इस तरह से मेरा प्लास्टर साहित्यिक वातावरण और में हुआ। अस्पताल में दुर्गंधमय वातावरण से ईश्वर ने मुझे बचा लिया। प्लास्टर के दौरान एक मित्र ने कहा, और लिखो व्यंग दूसरों पर, ईश्वर ने तुम्हें भी चोट दी। कि दूसरों पे तुम व्यंग लिखते थे, अब तुम्हें ईश्वर ने तुम्हें भी चोट दे दी। मैंने उत्तर दिया, मैंने तो लोगों की मानसिक आघात दिए थे, लेकिन ईश्वर ने मुझे शारीरिक चोट दी। क्यों दी? कि मैंने तो लोगों को क्या दिया था, मानसिक आघात दिया था, ईश्वर ने मुझे शारीरिक आघात दिया, मतलब चोट दे दी। दूसरे मित्र ने फरमाया, डॉक्टर साहब अगर एनेस्थीसिया की जरूरत हो तो यहाँ कवि मौजूद हैं। एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करने का जो इंजेक्शन लगाते हैं वो। कविता शुरू करा दो, मरीज बेहोश हो जाएगा। कि कविता सुनते सुनते मरीज को अपने आप बेहोशी आ जाएगी। प्लास्टर आराम से बन जाएगा। प्लास्टर भी क्या हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। लोगों की राय यह थी कि यदि कवियों को कुछ समाज उपयोगी बनाना है तो अस्पताल में उनकी ड्यूटी लगाई जाए। कि कवि को भी समाज में उपयोगी बनाना हो तो उनकी ड्यूटी कहाँ लगाए, हॉस्पिटल में लगा दी जाए। वे ऑपरेशन कक्ष में मरीज को कविताएं सुनाएंगे, सुनाकर आवश्यकता अनुसार ऑपरेशन के समय बेहोश करे। किंतु इस समय निर्णय में यह परेशानी है कि कवियों के भाव बहुत बढ़ जाएंगे और वे डॉक्टर की फीस से भी ज्यादा पैसे लेंगे। अब कवि का क्या बोल रहे हो कि वो तो डॉक्टर की फीस से भी ज्यादा पैसे लेंगे। और कवि को किस तरह से उपयोगी बनाना है वो भी इन लोगों ने अपने को बताया है कि वो तो डॉक्टर की फीस से भी ज्यादा लेंगे, क्योंकि वो कविता सुनाकर क्या करेंगे, बेहोश करेंगे लोगों को। मित्रों ने कई बार मुझे समझाया कि 3 माह बिस्तर पर पड़े रहोगे तो अपने आप संत और ऋषि बन जाओगे। मुझे समझाया कि आप संत और क्या बन जाओगे, ऋषि बन जाओगे। किसी ने कहा, राम का नाम लेना शुरू करो, सारे पाप धुल जाएंगे। कि राम नाम लो, आप बिस्तर पर पड़े पड़े 3 महीने क्या करोगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। दूसरे ने समझाया है कि एक उपन्यास लिख डालो, कि एक उपन्यास ही लिख लो, शायद जितना आर्थिक नुकसान हुआ है वह रॉयल्टी से वसूल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रॉयल्टी, मतलब उससे पैसा मिलेगा तो वो आपको वसूल हो जाएगा जितना तुम्हें इसमें खर्च आएगा प्लास्टर में। मैंने तो नहीं किया, लेकिन उन तमाम स्थानीय कवियों की रचनाएं इस बीच सुनता रहा और सहता रहा, जिन्हें शायद कभी 1-2 कविताएं सुनने के बाद पास नहीं फटकने देता था। मालूम नहीं यह मेरी मजबूरी थी या उनका सौभाग्य था। कि ये मेरी मजबूरी थी कि उनका सौभाग्य था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने डॉक्टर से स्लिम फास्ट के लिए सलाह मांगी। कि डॉक्टर से मैंने क्या बोला, स्लिम फास्ट के लिए सलाह मांगी। उसका कहना था कि मेरे मरीज का वजन बढ़ता ही है, घटता नहीं। मैं चुप हो गया कि मेरे मरीज का वजन क्या है, हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। एकांत में कभी अपने आप पर खींचता कि ऐसी क्या लापरवाही कि बाथरूम में गिर पड़े।
कभी नियति को कोसता, कभी ईश्वरवादी बनकर कष्ट निवारण के लिए आत्मनिवेदन करता। कि मतलब अपने को जब कुछ हो जाता तो अपन भी कई प्रकार की बातें सोचते रहते हैं कि ऐसी क्या लापरवाही थी कि मैं बाथरूम में गिर गया। फिर दूसरा ये कि ऐसी मैं कभी भगवान को कोसता, नियति मतलब ईश्वर को कोसता, और कभी क्या कहता कि कष्ट निवारण के लिए आत्मनिवेदन भी करता कि भगवान मुझे जल्दी अच्छा कर देना। इस बीच 2-4 व्यंग और समीक्षाएं जरूर लिख पाया। मैंने व्यंग और 2-4 समीक्षाएं जरूर लिखी, लेकिन उपन्यास की बात दिल में ही रह गई। उपन्यास में नहीं लिख पाया, उसकी बात क्या हो गई, दिल में ही रह गई। इसकी वजह यह है कि एक साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा की चपेट में आकर लिखने का दुस्साहस एक मास्टर नहीं कर पाता। हाँ, छात्रों को परीक्षा के समय यदा कदा पढ़ाने की चेष्टा जरूर करता। इन दिनों मेरा लीवर मुझ पर बहुत खुश था, क्योंकि मैं बहुत कम खाता था। देखो, कम खाने से क्या होता है, लीवर भी अच्छा रहता है। तो बोल रहे लीवर बहुत खुश था, क्योंकि इन दिनों में क्या करता था, कम खाता था। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं दार्शनिक हो गया। मैंने अपने कई साथियों से कहा, यार हड्डी टूटती जुड़ती रहती है, असल बात यह है कि आदमी के भीतर का मनोबल न टूटे। हड्डी तो क्या होती है, टूटती है तो जुड़ जाती है, लेकिन आदमी का जो मनोबल है वो नहीं टूटना चाहिए। मैं इस तरह के फलसफे से मानवीय संकल्पों की दुहाई देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, मानवीय संकल्पों की दुहाई देता हूँ। आदमी क्या अपराजय संघर्ष की बात करता हूँ, कि अपराजय की संघर्ष की भी बात करता हूँ कि कभी वो अपराजय मतलब हारे ना, इसकी संघर्ष करता रहे। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने को बहला रहा था या हर सामने वाले को गुमराह कर रहा था। ये मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं उस समय क्या सोच रहा था और क्या करता। हाँ, एक बात इसी बीच जरूर हुई, जब बाहर से कोई मित्र बंधु मुझे देखने आते तो मैं बहुत खुश होता कि मुझे चाहने वालों की कमी नहीं। क्या कहते हैं कि जब मुझे कोई देखने आता तो मैं बड़ा खुश होता कि मेरे को चाहने वाले, मतलब मुझे इतने लोग देखने आ रहे तो मतलब मुझे सब लोग बहुत चाहते हैं। चूँकि एक पत्रकार मित्र ने यह हादसा समाचार पत्र में दे दिया था, इसलिए मैं जानने की कोशिश करता कि रिकॉर्ड रखना और न आने वालों का मानसिक लेखा जोखा बना लेता। यहाँ ओढ़ी हुई दार्शनिकता काम नहीं देती और हड्डी टूटने का ध्यान बराबर बना रहता है। मेरा फलसफा सुनकर मेरे एक मित्र ने कहा कि दर्द सबको मांझता है। आप भी उच्चतर भावभूमि पर पहुंचे कि दर्द क्या होता है, सबको मांझता है। मांझता मतलब निखार देता। दर्द होता है तो ही अपने को कोई चीज़ पता लगती है, अन्यथा नहीं। मेरा फलसफा सुनकर एक मेरे मित्र कहा कि दर्द सबको मांझता है। आप भी उच्चतर भावभूमि पर पहुंचे। मैंने कहा कि इस पंक्ति के रचिता तो मृत्यु लोग छोड़ चुके हैं। इस पंक्ति के जो है रचिता, जिसने इनको लिखा था, वो तो मृत्यु लोग छोड़ चुके। मृत्यु मतलब वो उनका देहांत हो गया। कम से कम दुख मेरा कमरा छोड़कर मुझे दैनिक क्रियाओं के लिए मुक्त करो। वे ठहाका मारकर चले गए और मैं भी अपने भारी भरकम शरीर की टूटी हड्डी और 21वीं सदी के काल्पनिक चित्र अपने दिमाग में सजाने लगा। मतलब कि इसे इस तरह से व्यंग, मतलब उनकी हड्डी क्या टूटी, लोगों ने किस किस तरह से उनको बातें बताई और वो भी अपने मन में क्या क्या सोचते थे। इस पाठ के अंतर्गत हमने जाना, मतलब एक हास्य व्यंग कवि अपने दर्द को भी किस तरह से बताया, उसने अपने सामने रखा। और व्यंग मतलब जो हास्यास्पद होता है उसे, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, इसलिए एक बार पाठ जरूर पढ़ें और इसे समझने की भी कोशिश करें। धन्यवाद।